नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कमीशन वाले बयान पर आरजेडी का बड़ा हमला। मृत्युंजय तिवारी बोले, एनडीए में मांझी को नहीं मिल रहा है सम्मान और तवज्जो। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार। तरुण चुघ ने कहा, कांग्रेस नेताओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, कोई इनसे सीखे। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले, देश अब कृषि प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान बनता जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार पहुंचे नितिन नबीन। पटना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दिया संगठन को मजबूती का संदेश। यूपी की सियासत में नई हलचल। ब्राह्मण विधायकों की बड़ी बैठक ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। 2027 चुनाव से पहले जातीय संतुलन पर मंथन तेज। खबर पटना से। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कमीशन वाले बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, मांझी खुद अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं और ये स्पष्ट करता है कि उन्हें एनडीए में उचित तवज्जो नहीं दी जा रही है। तिवारी ने आगे ये भी कहा कि जीतन राम मांझी का जो दर्द है वो सामने आया है। राज्यसभा को लेकर उन्होंने कहा कि मांझी को अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जो मिलना था वो पहले ही मिल चुका है। सरकार का पोल खोल रहे हैं, इसका मतलब है जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है, श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे हैं कि सरकार में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बात जीतन बाबू मांझी जी भी स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं खुद ही सार्वजनिक मंचों से। सही है। राज्यसभा के लेकर भी उन्होंने प्रेशर बनाया कि अगर नहीं मिलेगा ये उनको तो कुछ नहीं मिलना है। उनकी पीड़ा तो समय समय पर दिखती रहती है सार्वजनिक मंचों से, वहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है। तो वो कुर्सी का मोह छोड़ें, पद का लालच छोड़ें, क्योंकि उनकी पार्टी को ही समाप्त कर दिया जाएगा। खबर राजधानी दिल्ली से। इमरान मसूद के बाद प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का बयान अब रॉबर्ट वाड्रा ने दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से इसे देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के महासचिव ने तरुण चुघ का जो बयान सामने आया है उसको देखते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, कोई इनसे सीखे। मसूद के बाद अब रॉबर्ट वाड्रा ने जो है प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री होने की बात कही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए महासचिव तरुण चुघ साहब है। सर, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आता है, किस तरीके से आपसे? रॉबर्ट वाड्रा काफी समय से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। गांधी नेहरू परिवार के युवराज व युवरानियों को जनता लगातार 95 चुनाव हरा चुकी है। अब प्रियंका जी तो पहले भी लॉन्च किया गया था यूपी में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हर सीट पर जमानत जब्त हुई थी। निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के परिवार द्वारा तय किए गए नेताओं को स्वीकार नहीं करती है। वंशवाद इस समय भारत में अभिशाप के रूप में है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की कमी बड़ी लग रही है। जिस लगातार इस तरह के बयान है, इमरान मसूद, रॉबर्ट वाड्रा, अंदर सही नहीं चल रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी खोखली हो चुकी है, एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन बन चुकी है। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे तरुण चुघ, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक बयान आता है और जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा लगातार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। गवाहों को प्रभावित न करने का भी निर्देश कोर्ट द्वारा दिया गया। पहले ये कृषि प्रधान देश था, अब ये जाति प्रधान देश है। मुख्यमंत्री से भी बात रख सकते हैं। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है, वो चाहते तो मुख्यमंत्री से भी बात कर लेते।
कहा गया सहभोज है और इसमें 40 से ज्यादा विधायक जुटे और खाली बीजेपी के नहीं बाकी पार्टियों के भी, क्या कहेंगे? अब जान ही रहे हैं यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं। वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भाई क्या है, इसे निजात मिलनी चाहिए। ये देखिए ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, इस तरह जातियों की विधायकों की बैठक सही है? अब भाई अब तो दूसरी बार हम देख रहे हैं, अभी एक बार ताज होटल में हुआ ठाकुरों के क्षत्रिय समाज की बैठक हुई, अब आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कल बैठक हुई, अब आगे किसकी बैठक होगी? सपा के विधायक कह रहे हैं भाजपा में ब्राह्मणों को हक नहीं मिल रहा है, इसलिए बैठक हो रही है। तो सपा की गवर्नमेंट थी तो कौन हक देते हैं? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति और जो है वहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल बिहार बीजेपी की ओर से उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। आज नितिन नवीन अपने कार्यकर्ताओं से पटना स्थित सरकारी आवास पर मिलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत में वही पुराना अंदाज अपनाया जैसा मंत्री रहते हुए देखा जा सकता था। के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय के दौरे पर पटना पहुंचे। कल उनका अभिनंदन समारोह था आज, और वो अपने आवास पर जो है तमाम जो एनडीए के विधायक और जो पूर्व मंत्री उनके स्वागत कर रहे देख रहे हैं। नितिन नवीन जो है पुराने अंदाज में दिखते नजर आ रहे हैं। देखेंगे तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री थे, अभी संतोष सिंह, उनके साथ साथ जो उनके भाई थे जो आलोक सिंह, उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही साथ आरएलएम के जो विधायक थे माधव आनंद से मुलाकात हुई और इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं से जो है अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से पुराने ही अंदाज में नितिन नवीन जो है पुराने अंदाज में इन दिखते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार जो है वो अपने जो सरकारी आवास पर जो है कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन के पास जो विभाग था वो विभाग से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आगे की क्लियर मैसेज कह सकते हैं कि दिया गया कि आगे जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है नितिन नवीन बन सकते हैं। नितिन नवीन के जो लेकर जो चर्चा ये चल रही कि जनवरी के लास्ट तक जो है उनके नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर जिम्मेदारी किसी को दी जाती है तो उसके बाद जो है एक बड़ा मैसेज समझ सकते हैं। तस्वीर आपको जो तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है अभिवादन करते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक तस्वीर कह सकते हैं खूबसूरत, छोटे कार्यकर्ता हों चाहे बड़े कार्यकर्ता हों, तमाम कार्यकर्ताओं को जो एक वही पुराने अंदाज में जो रूबरू होते नजर आ रहे हैं। और अभी बता दें कि बांकीपुर से 5 बार के विधायक भी हैं नितिन नवीन, और ऐसे में नितिन नवीन जो है पुराने अंदाज में जो है अपने कार्यकर्ताओं को जिससे जो है मिल रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की एक अहम बैठक के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। ये बैठक 22 नवंबर शाम कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर हुई, जिसे उनकी पत्नी के जन्मदिन और सहभोज के रूप में बताया गया। ये बैठक यूपी की जातीय राजनीति, ब्राह्मणों के महत्व और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिहाज से देखा जाए तो अहम मानी जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूपी में ही ठाकुर बीजेपी विधायकों की भी बैठक हुई थी और माना यह जा रहा है कि कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ब्राह्मणों को अपना दबदबा कम होने का एहसास हो रहा है। यूपी में ठाकुर बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद अब ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार होने की चर्चा है। इस बैठक में मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की अहम भूमिका बताई जा रही है। खास बात यह रही कि इसमें बीजेपी के साथ साथ अन्य दलों के ब्राह्मण विधायक भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो बैठक में करीब 45 से 50 विधायक और एमएलसी मौजूद थे, जबकि यूपी विधानसभा में कुल
52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 भाजपा से हैं। लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार जो है वो इन तमाम विधायकों को परोसा गया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा और बेटे एमएलसी साकेत मिश्रा की मौजूदगी ने बैठक को और ज्यादा चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों के नजरिए से अगर देखा जाए तो इस बैठक के कई मायने निकलते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि हालिया सियासी परिदृश्य और जातीय राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है और यही कारण है कि इनके मुद्दों को उठाने के लिए ये जुटान हुआ था। हालांकि बैठक में जितने भी विधायक शामिल थे उनका यह दावा है कि इसका उद्देश्य किसी नाराजगी को जाहिर करना नहीं है, बल्कि पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और सामाजिक विषयों पर चर्चा करना था। फिर भी राजनीतिक हलकों में इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर तब जब भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है। माना यह जा रहा है कि यह बैठक ब्राह्मण वोट बैंक के प्रभाव, उसकी ताकत और भविष्य की रणनीति को समझने की एक कोशिश है, जो आने वाले समय में यूपी की राजनीति में नए संकेत दे सकती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे विधानसभा में सत्र को संबोधित करेंगे। उनके भाषण के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इस दौरान अनुपूरक बजट पर सदस्यों की विस्तृत चर्चा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह अनुपूरक बजट मुख्य रूप से उन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है जहां मूल बजट में प्रावधान अपर्याप्त थे या नई आवश्यकताएं उभरी हैं। विशेष रूप से औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य विकास की गति को बनाए रखते हुए प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो महज कुछ कार्य दिवसों तक सीमित रहा। पिछले दिनों सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। आज के अंतिम दिन में बजट की मंजूरी के साथ ही विधेयकों को हरी झंडी मिलने से प्रदेश में कई विकास परक फैसलों को औपचारिकताएं मिल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन पर सभी की नजरें टिकी हुई है, जहां वो प्रदेश की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं, विकास की प्रगति पर विस्तार से बात कर सकते हैं। इस अनुपूरक बजट के पास होने से उत्तर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है, जो राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर और मजबूती से ले जाने में सहायक साबित होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताते हुए कहा है कि ये बिजली, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है और वो केवल निंदा और गुंडागर्दी चाहते हैं। मौर्य ने विधानसभा में विधायकों के संवाद और बैठक को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इसे अलग चश्मे से नहीं देखे जाने की बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का प्रदेश में बेसब्री से इंतजार होने की भी जानकारी दी और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी लखनऊ कर्म भूमि के लिए श्रद्धांजलि दी। देखिए, बजट से पहले भी आया, भारी भरकम बजट आया, तो इस अंतिम बजट का कोई मतलब हल कर नहीं पा रहे, तो फिर क्यों लाल? सर, कल ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, इससे पहले कुटुंब बैठक हुई थी। क्या समय समय पे जो विशेष जातियों की बैठक हो रही है? देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है। पिछले सत्र में भी किसी पद की मीटिंग बुलाई गई। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार जीता और आने वाले बंगाल इलेक्शन नितिन नवीन के नेतृत्व में जीतेंगे। बीजेपी ने कर दिखाया है कि बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता भी बड़े पद पर पहुंच सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ है। बिहार को से पहली बार जो है राष्ट्रीय कार्यकारी नहीं, बहुत बड़ा इतना बड़ा सौभाग्य बिहार को मिला है। आप देखिए, इतना कड़ाके की ठंड में भी पूरे बिहार के कार्यकर्ता 4-5 घंटा से और अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे और जिस तरह का उत्साह का माहौल है पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के बीच, जो जोश है वो अपने आप में अद्भुत है।
दोनों विभाग की आपकी जिम्मेदारी मिली है। हाल ही में आप बेंगलोर गए हुए थे, बेंगलोर यहाँ तो माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के स्वागत में हम आए हैं। चलिए थे दिलीप जायसवाल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम विभाग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आए हुए थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। जनपद गाजियाबाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश के लिए पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। जहां कौशाम्बी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन टॉर्च के तहत पुलिस और आरएएफ की संयुक्त टीम ने सीमावर्ती इलाकों, विशेष रूप से भोवापुर और बिहारी मार्केट क्षेत्र में घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच की और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। अभियान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। पुलिस का फोकस अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान पर था। फिलहाल इस सर्च अभियान में कोई अवैध घुसपैठिया नहीं मिला है, मगर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। रिपुदमन सिंह रघुवंशी, सहायक कमांडेंट 108 रैपिड एक्शन फोर्स मेरठ। सर, यहाँ आज आप लोगों ने फ्लैग मार्च किया है और किस कारण से फ्लैग मार्च किया है? यहाँ पे अल्फा कंपनी 108 बटालियन आरएफ मेरठ की स्थानीय जो कौशाम्बी थाना है उसकी फोर्स के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया गया था फ्लैग मार्च का, जिसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आम जनमानस के बीच में सौहार्द फैलाना, उनको एक संदेश देना कि आप आरएफ और स्थानीय पुलिस के माध्यम से सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ यहाँ जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये कड़ा संदेश देना था कि किसी तरह के अशांति, किसी भी तरह का अफवाह या शांति भंग करने की कोशिश की जाएगी तो उसको कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है और उनको मारा जा रहा है, इसको लेकर कहा कि बांग्लादेश के लोग संभल जाएं, नहीं तो बुरा हश्र होने वाला है। अगर हमने बांग्लादेश को जन्म दिया है तो बांग्लादेश को मिटाने के लिए भी हम ताकत रखते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद स्वागत अभिनंदन समारोह था और ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी चौबे जी हैं। बिहार से सर बिहार पंचायत का राष्ट्राध्यक्ष बनेगा सर, बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी मिली है और आगे बंगाल इलेक्शन भी है। भाई, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो आज दिया है हमें वैसा अस्त्र, वो अस्त्र नितिन नवीन जी जैसे अमोद अस्त्र के साथ मिला करके और पूरा देश उनको उस नेतृत्व को स्वीकार करके बंगाल का बंगाल जो ममता जी का है उस बंगाल पर बिहार के लोग नितिन जी के नेतृत्व में कब्जा करेंगे। आगे बंगाल चुनाव में गढ़ बढ़ेगा। सर, बंगाल में चुनाव बिहार के लोग गढ़ बनाएंगे। बांग्लादेश में जो भाई, दुर्भाग्य है बांग्लादेश में, मैंने पहले ही कहा कि बांग्लादेश चेत जाए, अन्यथा बांग्लादेश को भारत ने बनाया है और फिर भारत जब किसी का मुंडन करता है तो संस्कार करता है, वही पंडित संस्कार भी करता है। भारत ने अगर बांग्लादेश बनाया है तो बांग्लादेश का पूरे विश्व से नक्शा बदल जा सकता है। बांग्लादेश चेते, हिंदू का अपमान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कह रहे हैं कि अगर हमने बांग्लादेश को जन्म दिया है तो बांग्लादेश को जो है मिट्टी से मिटाने का भी हम लोग जो है दम रखते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल कर दिया है। पहले विश्व हिंदू परिषद, फिर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। अब मंगलवार रात को नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने कैंडल मार्च निकाला। इस मामले में सभी ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। दूसरी तरफ आरोपी डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। इसी बीच बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विवाद में एंट्री मारते हुए ये कहा है कि आरोपी डॉक्टर पर एनएसए लगाया जाए।
अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के नेता ने हिंदूवादी नेता पर हत्या कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आजाद समाज पार्टी के नेता मोनू जाटव ने बताया कि उन्होंने हिंदूवादी नेता मोहन चौहान से फोन पर बातचीत की और अपने नेता चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करने के मामले में माफी की वीडियो जारी करने की हिदायत दी है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसके बाद हिंदूवादी नेता के द्वारा उनको फोन पर धमकियां जो है वो दी गई हैं। मोनू जाटव का कहना है कि इसके बाद उन्हें रूस के नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं और 48 घंटे में उन्हें हत्या की धमकी दी जा चुकी है। पूर्व महापौर प्रत्याशी गुफरान नूर और अन्य पदाधिकारियों के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता थाना बना देवी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाना बना देवी में लिखित शिकायत देते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। रोज पहले सोशल मीडिया पे मोहन चौहान के द्वारा हमारे नेता, हमारे 21वीं सदी के नीली क्रांति के नेता रहबर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के उसने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। मैंने उसके विपक्ष में उसी के जवाब देते हुए उसको वीडियो डाली और उसने जब मुझे कॉल किया, धमकी दी, तो मैंने उसे सही समझा दिया फ़ोन पे और उसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। तो कल रात 12:40 पे एक इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल आती है। वो कहता है तेरा इलाज कर देंगे, 48 घंटे का तुझे टाइम दे रहे हैं हम, तेरी हत्या कर देंगे, तू बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज की आवाज़ उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुझे भी देख लेंगे, तेरे नेता को भी देख लेंगे और तुझे 48 घंटे के अंदर अंदर मरवा देंगे। सुबह 9:30 बजे मोहन चौहान की कॉल आती है और वो कहता है कि हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और तेरी आज हत्या होना निश्चित है, तू कहीं पे भी छुप ले, तेरा नीला कबूतर बना करके तुझे आज कब्र तक पहुंचा देंगे। जब अभी इस मामले को लेकर कप्तान साहब के ऑफिस पहुंचे तो मैंने उनके कप्तान साहब को कॉल किया तो उनके प्यारो साहब ने कॉल उठाया। मैंने उनको घटना बताई। मैंने उनको बताया कि मैं आजाद समाज पार्टी से मंडल अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, यूथ विंग का, और चुनाव प्रभारी भी हूँ। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल कॉल से मुझे धमकी मिली है और मैं कप्तान साहब से मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले थाने जाइए। मैंने थाने तो हम जाएंगे ही, मैंने पहले कप्तान साहब से मिलने, इंटरनेशनल धमकी है और मैंने कि कप्तान साहब से मिल लेंगे, पूरी बात बता देंगे। तो बोले कि पहले आप थाने में दीजिए और उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते बाद हम आपको बता देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप हमारे। वो नंबर जब चेक कर रहे हैं गूगल के थ्रू तो वो रसिया का नंबर निकल के आ रहा है अभी तक। महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 12 साल के किशोर को अपने ही घर का चोर बना दिया। 40,000 नकद और लाखों रुपए के आभूषण चोरी करने के बाद किशोर अपने साथी संग फरार हुआ। 6 दिन बाद जब वो मिला तो सामने आई पूरी हकीकत। उसने मोबाइल गेम की लत और गेम खेलने की बकाया रकम चुराने के लिए अपने ही घर में चोरी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन मोबाइल गेम फ्री फायर की लत ने एक नाबालिग किशोर को अपराध की राह पर धकेल दिया। 12 वर्षीय किशोर ने अपने ही घर में चोरी कर डाली। बीती 17 दिसंबर की रात किशोर ने अपने ही घर में रखी लगभग 40,000 रुपए नगद और करीब 3 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुराकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस और परिवार ने उसके अचानक गायब होने पर चिंता जताई और पिता प्रेमचंद साहू ने भट्टीपुरा में अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया। मगर 6 दिन बाद किशोर जब अपने साथी के साथ मिला तो पूछताछ में उसने पूरी हकीकत बता दी। उसने कहा कि मोहल्ले की एक महिला अपने घर में मोबाइल गेम खेलने के लिए बच्चों से प्रतिदिन 300 रुपए लेकर फ्री फायर गेम खिलाती थी। किशोर को ये गेम इतना ज्यादा भा गया कि उसने न केवल उधार में गेम खेला बल्कि उसे चुकाने के लिए चोरी करने तक की योजना बना ली। किशोर ने चोरी की गई राशि का कुछ हिस्सा महिला के बेटे को दे दिया और कुछ आभूषणों को कानपुर में बेच दिया। इसके बाद साथी के साथ गुड़गांव चला गया था। सूचना मिलने पर परिवार ने उसे वापस लाकर कोतवाली में पेश किया। पुलिस ने किशोर की कहानी सुनी तो दंग रह गई। अब परिवार और स्थानीय लोग महिला के खिलाफ पूछताछ और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों में इस तरह की लत और अपराध से बचा जा सके। हमारा बालक कोई एक औरत उसका लड़का वीडियो गेम खिलाती थी मोबाइल में, मोबाइल का किराया लेती थी। पहले 1500 रुपया रोज लेती रही है, उसके बाद 300 रुपया रोज में मोबाइल देखे बराबर गेम खिलाती थी वो। और उसी कहने के अनुसार ये लोग घर से जेवर और रुपया लेकर भागे थे। फिर क्या हुआ? ये लोग घर के भागने के बाद इनकी तलाशी ली गई, जानकारी करी गई। उस आधार पर ये हमको बाहर मिले, वहाँ से इनको लाकर कोतवाली में सौंपने के लिए लाए हैं, सुपुर्द के लिए। तो ये कौन महिला है, कुछ जानकारी है आपको? उसका नाम रेखा वर्मा है, उसके लड़के का नाम अभय है और वो भट्टीपुरा में रहती है। तो ये बच्चे जो आप बता रहे हैं गेम का मामला है, ये कितना सामान क्या कुछ ले गए थे यहाँ से आपके? घर का जेवर है उसमें और रुपया है दुकान का पूरा। कितना रुपया लगभग? रुपया लगभग 40,000 रुपये है और जेवर में
हार है, मंगलसूत्र है, एक कान की झुमकी है, एक अंगूठी है और चांदी में पायल हैं और चांदी की चूड़ियाँ हैं। तो सामान मिल रहा है आपका? सामान कुछ नहीं मिला है। इन बच्चों ने 2 सामान कानपुर में बेचा है, बता रहे हैं। उसमें एक हार बेचा है, मंगलसूत्र बेचा है, चांदी की एक जोड़ी पायल और चूड़ी बेची है, बाकी एक चूड़ी तो बाकी पायल का और झुमकी का अंगूठी का पता नहीं है और 20,000 रुपये नहीं मिले इनको। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।